नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आईडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है टीम का विस्तार, विभाग का इंतजार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की टीम तैयार कर ली, यानी टीम शिवराज अब बनकर तैयार है। लेकिन इंतजार है कि आखिर किसको मिलेगा क्या विभाग। तो आज यही हमारी चर्चा होगी। लेकिन समझते हैं जरा कि जैसे ही मंत्रियों का विभाग वितरण हुआ उसके बाद कई जगह से चुनौती भी सामने आई है, क्योंकि विरोध के स्वर भी देखने को मिले हैं। हम बात मंदसौर की करें या फिर बात इंदौर की करें, देवास से भी इसी तरह की खबरें आई। ऐसी तमाम तरह की खबरों को देखकर लगता है कि विभाग का विस्तार तो हो गया, लेकिन कुछ जगह से नाराजगी बड़ी खबरें आई। तो अब एक बड़ी चुनौती है विभाग के बंटवारों की, और ऐसा कहा जा रहा है कि गुरुवार रात एक बैठक हुई है और इस बैठक के बाद बैठक में चर्चा भी हुई है कि किसको क्या विभाग दिए जाए। लेकिन जैसा हमने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दम्भ दिखाई दिया मंत्रिमंडल में विस्तार में, और यह कहा जाए कि सिंधिया का विस्तार हो गया। लेकिन सवाल यही है, क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में भी यही सब दिखाई देगा? क्योंकि चर्चाएं ऐसी है कि लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि चंबल ग्वालियर में चुनाव होना है, और जिस तरह से वहां सबसे ज्यादा मंत्रियों को तवज्जो दी गई है, सबसे ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया गया है जो सिंधिया के समर्थक। अब सिंधिया के करीब करीब 11 ऐसे समर्थक है जो मंत्रिमंडल में स्थान पा गए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो लंबे समय से बीजेपी में सेवा करते रहे, बीजेपी के साथ जुड़े रहे। कुछ लोगों का पत्ता साफ हो गया और इंतजार करते रह गए कि शायद उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण है 24 सीटों पर उपचुनाव, और उपचुनाव का जब इंतजार है तो फिर निश्चित है कि जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही है उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के इंतजार में तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही है। और इस इंतजार के साथ ही अब बड़ी चुनौती होगी सामने कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आखिर किसका मिलेगा, किसको मिलेगा क्या विभाग। तो चलिए इसी चर्चा को आगे करते हैं। हम सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। हमारे संवाददाता संदीप वहां मौजूद है, उनसे बात करते हैं। संदीप, टीम का विस्तार हो गया, विभाग का इंतजार है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आप खड़े हैं। एक तो यह बताइए कि वहां क्या चल रहा है आज, और क्या विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं? देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की बात करें तो आज वर्चुअल रैली का अगला चरण है यहाँ पर, और जिसके तहत जो शिवराज सरकार के 100 दिन के कार्यकाल रहा है, 100 दिन के कार्यकाल की यहाँ पर उपलब्धियां बताई जाएंगी। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे, तो उसके माध्यम से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। और प्रदेश सरकार ने जो 100 दिनों के अंदर काम किया है वो उपलब्धियां यहाँ पर बताई जाएंगी। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार और फिर उसके बाद विभागों के बंटवारे की, तो यहाँ पर अब एक बार फिर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। खासकर जिस तरह से 14 मंत्री सिंधिया खेमे की ओर से बनाए गए हैं, तो उनको कहीं न कहीं अच्छे विभाग देने की भी यहाँ पर कवायद चल रही है। जिस तरह से ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की जो 16 सीटें हैं, तो उसका कहीं न कहीं यहाँ पर दबदबा देखने को मिला है मंत्रिमंडल विस्तार में। और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा की जो अगली कड़ी है, जो तैयारी है उपचुनाव की भाजपा की, तो उस कड़ी को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र को फिर से यहाँ मंत्रिमंडल में भी ध्यान में रखेगी जो विभागों का बंटवारा होने जा रहा है। तो अच्छे अच्छे विभाग भी उस क्षेत्र के हाथ में जरूर आने वाले हैं, और इसकी कवायद अब शुरू हो चुकी है। आज की बैठकों में उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे उसमें ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार के बाद जो विभागों का बंटवारा है उनसे भी पर्दा हटेगा और ये सारी चीजें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बड़ी चुनौती है संदीप, हमने देखा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ वैसे ही तो कई सारे पैंच दिखाई दिए, लेकिन तमाम सारी चीजों पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह माना कि हमें उपचुनाव लड़ना है, और उपचुनाव की दृष्टिगत वो ऐसे चेहरे देखने को मिले जिनमें कुछ का तो शायद हम चर्चा में भी नहीं थे, लेकिन नजर आए। तो क्या उसी तरह जब विभाग का वितरण हो रहा होगा? हमने ये भी देखा कि गोपाल भार्गव पिछली दफा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाले थे। भूपेंद्र सिंह की हम बात करें तो उनके पास गृह एवं परिवहन जैसा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग था। इसी तरह हमने ये भी देखा कि विश्वास सारंग सहकारिता मंत्री रहा करते थे। अब ये जो तमाम तरह के चेहरे हैं, चूंकि
इनको भी देखना है, बिसाहू लाल को देखना है, इंदल सिंह कंसाना को देखना है, या अरविंद भदौरिया को महत्वपूर्ण कैबिनेट की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो क्या माना जाए? क्या पिछली दफा जो पावरफुल विभाग इन लोग के पास थे वही सब हो सकते हैं, या कुछ इसमें भी वितरण होगा? क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि चुनाव है वहां पर जहां से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद है। अब देखिए ये जो अभी विस्तार हुआ है, इसको हम 3 महीने के टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। जो ये बंटवारा अभी विभाग मंत्री बनाए गए हैं तो भी चुनाव के लिहाज से बनाए गए हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो अगले उपचुनाव होना है, यानी करीब 3 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार, जो विभागों का बंटवारा है, वो भी बंटवारा भी यहाँ पर उसी हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि जो सरकार की कवायद है और भाजपा की, तो पुरजोर कोशिश उनकी 16 सीटों पर है, जो ग्वालियर चंबल की 16 सीटें आती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विभागों का बंटवारा किया जाएगा। चलिए संदीप आप बने रहिए, मैं आपके पास लौट रहा हूँ और आपसे समझूंगा। इस समय स्टूडियो अनुराग पटेरिया जुड़ रहा है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका स्वागत है। और मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन अब विभाग का इंतजार है। महत्वपूर्ण ये भी देखने को मिला कि सिंधिया ने बाद में कह भी दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। अब टाइगर कौन है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह अलग तरीके से उसका कह रहे हैं ट्वीट के जरिए, अपने बयान के जरिए। लेकिन अब क्या मंत्रिमंडल का जब विभागों का वितरण होने जा रहा होगा तो उसमें भी टाइगर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है ठीक उसी तरह जिस तरह उनकी दादी ने 1967 में सम्मिश्र सरकार के दौरान अपनी ताकत का इजहार कराया था। ये भले ही शिवराज की सरकार हो, लेकिन इसमें जो शक्ति का प्रदर्शन है वो आपको शिवराज की जगह जो सिंधिया को उसका देखने को मिलेगा। और उनके जो मंत्री हैं, लगभग 1 दर्जन जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों को महत्वपूर्ण आधे विभाग जरूर मिलेंगे। मसलन वो गृह पे दावा नहीं करेंगे, गृह वैकेंसी को जा सकता है, लेकिन बाकी जो वित्त हैं, एक्साइज हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, या पंचायत ग्रामीण विकास हैं, एग्रीकल्चर तो कमल पटेल के पास में, इस तरह के विभागों पर उनका दावा हो सकता है। और मुझे लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी सिंधिया की हर मांग मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वह राजस्थान में एक संदेश देना चाहती सचिन पायलट को कि अगर आप हमारे साथ आए तो हम पूरे सम्मान के साथ आपको रखेंगे। देखिए, दरअसल खेल कहीं होता है और उसका संदेश कहीं और छुपा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है 24 उपचुनाव, हाँ 22 की हम बात करें, 24 में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार की स्थिरता के लिए कम से कम 9 स्थान चाहिए। लेकिन इस सबके बीच जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक बात है। और मुझे लगता है वो भारतीय से लेके अगर गायत्री राजस्थान यशपाल सिसोदिया के लोग, रमेश मेंदोला के समर्थक अगर विरोध में खड़े हो रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इस बात को देखना पड़ेगा, अन्यथा कोई अनहोनी हो जाए तो आप इसे रिगार्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई अनहोनी हो जाए, तो क्या बीजेपी के अंदर भी इस तरह की चीजें दिखाई दे सकती है? क्योंकि बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ठीक है विरोध के स्वर देखने को मिलते हैं, लेकिन उस तरह नहीं दिखाई देते जैसा कांग्रेस में होता है। और कांग्रेस में हमने देखा भी कि 22 लोग छोड़कर आ भी गए और आज उनको तरजीह भी दी जा रही है, और यही शायद इसका विषय भी बन रहा है। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में यदि इनको तरजीह दी जाती है तो जिन लोग को विभाग भले विस्तार में शामिल हो गए तो वो भी फिर सवाल खड़े करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? राजनीति को बाबा बैरागी बनने के लिए नहीं आता है, साधु सन्यासी होने के लिए बिल्कुल नहीं आता है। राजनीति में लोग कुछ ले दे के समझौते होते हैं, और मुझे लगता है कि अगर लोगों को लगेगा कि उनकी संभावनाएं भी समाप्त हो गई हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि अतीत में भी ऐसे कई मौके आए हैं कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ में, जब बड़े बड़े लोग किनारे हो गए। अभी किनारे बड़ी होशियारी से होंगे, अभी वो इंतजार करेंगे कि बाई इलेक्शन के नतीजे क्या आते हैं। भाजपा अच्छी तरह सब चीजों को जानती है, और मेरी तमाम बड़े नेताओं से, जिस मैदानी नेताओं से भाजपा की कल से रात से आज तक बात हुई है, उनके अंदर असंतोष खलबला रहा है। दूसरा, मंत्रिमंडल के विस्तार में जातिगत संतुलन को ध्यान नहीं रखा गया है। अब 9-10 ठाकुरों को आप मंत्री बनाते हैं, जिसकी कुल आबादी 2% मध्य प्रदेश में होती है, तो बाकी जातियां क्या है, भाड़ झोंकने के लिए आपके साथ आई हैं। तो मुझे तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे और इन सवालों का जवाब भाजपा को देना ही होगा। जी जी, तो क्या माना जाए सर, विभागों के जैसा आप कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो काफी पैच उसमें फंसा, हालांकि हम देख रहे हैं कि फिर मंथन के बाद जो अमृत निकल कर आया वो किस किस के हाथ लगा है। पर सवाल ये भी है कि जब विभागों के वितरण का जो मंथन होगा उसके बाद जो अमृत मिलने वाला है, तो ये अमृत कब तक मिल जाएगा? मुझे लगता है आज शाम तक उम्मीद करिए कि इससे अमृत सबको मिल जाएगा, और जिनको जहर पीना है वो जहर पी के नीलकंठ हो जाएंगे। लेकिन जब अगर ऑपरेशन का उगल दिया तो फिर आप क्या तमाशा होता है।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मैं चलूंगा, मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे अग्रवाल जी, जुड़ेंगे ग्वालियर से, उनका भी स्वागत है। दोनों मेहमानों का स्वागत है। क्या कहेंगे योगेश यादव जी, काफी सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग की तरफ से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। अब क्या विभाग पर भी नजर है कांग्रेस की? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये विभागों का वितरण नहीं है। विभागों का वितरण जरूर आप सरकारी या कागज के दस्तावेज पर उल्लेखित कर सकते हैं, लेकिन ये तो विवादों का वितरण होने जा रहा है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल बना है और विवादों की परिधि के अंतर्गत आ गया है, रमेश मेंदोला के एक समर्थक ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की और इस तरीके की कई जगह की घटनाएं आ रही हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बिखर गई है। एक क्षेत्रीय असंतुलन तो आपको ज्ञात ही है कि क्षेत्रीय असंतुलन किस तरीके से हुआ। ये पूरा मंत्रिमंडल तुष्टीकरण की राजनीति का परिचय है। इसमें ना क्षेत्रीय संतुलन देखा गया, ना जातिगत संतुलन देखा गया। इसका अर्थ ये, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस मंत्रिमंडल को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अल्पकालीन मंत्रिमंडल है। जैसे ही बाय इलेक्शन हो जाएंगे 24 विधानसभा क्षेत्रों में, तो कांग्रेस वापस सत्तारूढ़ होगी, तो ये जिसको कह सकते हैं एक मजाकिया मंत्रिमंडल कहा जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें कि आप मानकर चलिए कि इसमें प्रशासनिक शुचिता, प्रशासनिक संवेदनशीलता को ना देखते हुए तुष्टीकरण देखा जाएगा। दबाव में है शिवराज जी के वक्तव्य से स्पष्ट हो गया है। उन्होंने साफ कह दिया है, वो भगवान शिव तो है नहीं कि जो विष पीकर अमृत को करेंगे, अमृत उड़ेंगे। वो अब विषाक्त हो चुके हैं और विष पीकर विष ही निकलेगा, और विष निकलना भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुका है। आज आप देख लीजिए किस तरीके के अंतरकला आपस में मच चुकी है। आशीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, चलिए सर जवाब ले लेता हूं। आशीष अग्रवाल जी, क्या कहेंगे? आशीष जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभाग का इंतजार है। हालांकि ये वही है, फिर वही कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से विभागों का वितरण, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद कई जगह से विरोध के स्वर भी देखने को मिले। अब जब विभाग का वितरण होगा तो उसमें जो लोग मंत्री बन गए उनको भी इंतजार होगा। कैसे इस पैच को ठीक कर पाएंगे? मनोज जी, देखिए, एक बिल्ली थी जो छीका टूटने का इंतजार कर रही थी, और जब छीका नहीं टूटा तो वो खिसियानी बिल्ली हो गई और खंबा नोचने लगी। तो वही स्थिति कमोबेश आज कांग्रेसियों की नजर आती है, जो रट्टू तोते की तरह एक रट लगाए हुए थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रहे, मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। उनको आज ये समझ में आ गया कि हमारे किसी भी नेता ने किसी भी तरह का एक अंतर विरोध के स्वर नहीं दिखाए, बल्कि सहर्ष उन्होंने कहा कि पार्टी जो काम देती है, नहीं देती है, उसको वो स्वीकार करेंगे और भी जिम्मेदारियां होती हैं पार्टी में। तो सबसे पहले तो नवनियुक्त सभी मंत्रियों को मेरी बधाई, और मध्य प्रदेश वासियों को भी बधाई, क्योंकि उनको एक स्थिर और मजबूत सरकार का मंत्रिमंडल मिला है जो 7.5 करोड़ लोगों के लिए काम करने वाला होगा। जब मैं मंत्रिमंडल को जातिवाद से घिरा हुआ देखता हूँ, उसके प्रश्नों पे, कसौटियों पे कसता हुआ देखता हूँ, क्षेत्रवाद पे देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। फिर तो आप किसी संभाग में भी ये तय करेंगे कि किस संभाग में कितना मंत्री हो, फिर किस जिले में कितना मंत्री हो। ये मुख्यमंत्री और सामूहिक नेतृत्व का विशेष अधिकार है। उन्होंने तय किया कि उनको किस व्यक्ति से क्या काम अपना कराना है, और उन्होंने आगे बढ़ाया। जो मंत्री होता है वो अपनी विधानसभा का नहीं होता, क्षेत्र का नहीं होता, जाति का नहीं होता, अपितु 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों का होता है। और ये आने वाला समय बताएगा कि कौन व्यक्ति किस किस जाति का। हमारा तो नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों का विकास होगा। लेकिन आशीष जी, सबका साथ सबका विकास ठीक है, आपका कहना है बिल्कुल, पर वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कई जगह से विरोध के स्वर भी देखने को मिले। मसलन आप देखिए, इंदौर से रमेश मेंदोला, देवास से गायत्री राजे पवार, या फिर बात करें जावरा से पांडे जी का मामला हो, या फिर बात करें मंदसौर से, तो ये तमाम ऐसे नाम है जहां से इस तरह के स्वर भी दिखाई दिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक वर्ग, एक जाति विशेष को ज्यादा स्थान दे दिया। तो ये चीजें चुनौती तो है आपके लिए? मनोज भाई, देखिए, कोई भी जो विरोध होता है, तो विरोध जब तक स्वयं नेता नहीं कहे, उसकी तरफ से कोई एक ऑफिशियल बात नहीं आए, तब तक उसको विरोध नहीं मान सकते। अगर कोई कार्यकर्ता आहत होके कोई बात रख दे किसी नेता के लिए, तो उस नेता का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अगर यही कांग्रेस रही होती
तो कांग्रेस में तो शायद नेता ही एकजुट होकर बैठ के करके विद्रोह कर देते। तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई विद्रोह वाली बात नहीं है और आपको बहुत जल्दी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू नजर आएंगी। योगेश जी, आप लोग नाहक की इंतजार कर रहे हैं, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, आशीष जी कह रहे हैं, और विभागों का वितरण भी उसी तरह हो जाएगा जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। देखिए, कौरव सेना का जब पतन हुआ था तो धृतराज की जो पट्टी आंखों पर बंधी हुई थी, वैसी भारतीय जनता पार्टी ने एक पट्टी अपनी आंखों पर उन्होंने अंधत्व की बांध ली है। अब अंधत्व के कारण ना तो उनको क्षेत्र नजर आ रहे हैं, ना प्रशासनिक सुचिता नजर आ रही है। आप देखिए, जबलपुर, इंदौर और भोपाल जैसे स्थानों पर जो पूरे मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास की दर का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसी जगहों को, नेतृत्व को सिर्फ इसलिए नकार देना कि राजनीति के इनके प्लेटफॉर्म पर वो लोग फिट नहीं बैठते हैं और राजनीतिक पूर्वाग्रह से उन लोगों को पनपने देना नहीं चाहते हैं। वरिष्ठों को इसलिए इन लोगों ने दरकिनार किया गया है। और शिवराज सिंह जी का तो मंत्रिमंडल है, ये तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और ये कुनबा कितने दिन तक रह पाएगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि कितने दिन तक चलने वाली सरकार है। हम इस बात को इसलिए गंभीरता से नहीं लेते कि कोरोना संकट के दौरान जब इन लोगों ने 5 मंत्री बनाए थे और जिनका नतीजा 0 आया, 0 आया, और जिनको कह सकते हैं हम अपनी भाषा में कि फिसड्डी मंत्री कहलाए, और मध्य प्रदेश की हालात दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ती गई। तो ये बात तय है कि मंत्रिमंडल का गठन होना या ना होना, विभागों का वितरण होना या ना होना, अब कोई माने नहीं रखता। अब इसके कोई अर्थ नहीं निकलते। हाँ, विभागों का वितरण नहीं होगा, विवादों का वितरण होने जा रहा है। अभी अभी सिग्नल मिले हैं कि जो निर्दलीय विधायक है या अन्य दल के विधायक है, उन्होंने ये बात साफ कह दी है कि हम लोगों को उपेक्षा दी है, हमारे साथ धोखा किया गया है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कुनबा तो आपका ही टूटा है। अब सवाल यही है कि आप अपने कुनबे को संभाल नहीं पाए, दूसरा कुनबा दूसरी तरफ चला गया तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस कुनबे में नहीं जीती है, कांग्रेस एक संघीय व्यवस्था में नहीं जीती जो संघ की बेस लेकर बैठे रहते। कांग्रेस एक आंदोलन है। कांग्रेस का चरित्र सत्ता को प्राप्त करना या सत्ता को ही उद्देश्य नहीं बनाती। कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन है। सत्ता रहे या न रहे, हम अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं। आज कोरोना वायरस के दौरान भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से संवेदनशील स्तर पर मध्य प्रदेश में कार्य किया, समाज सेवा का कार्य किया, वो प्रशासनिक तौर पर भी शिवराज जी की सरकार नहीं कर पाई। और हमें कांग्रेसी होने पर गर्व है, सत्ता रहे ना रहे। और सबसे बड़ी बात है, अभी तो आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जूतम पैजार चल रही है। अब ये बीच तो जाए, अभी पब्लिक के बीच में कहां गए? ग्वालियर में ट्रेलर देख लिया आपने, आप बदनावर में ट्रेलर देख चुके हैं, आप हटपिपलिया में ट्रेलर देख रहे हैं। जनता के बीच में तो जाए, इनको जब पता लगेगा कि जनता इनके बारे में किस आज आपके नेता भी जा रहे हैं, वहां भी देखना पड़ेगा कि नेताजी के पहुंचने के बाद क्या होता है। कमलनाथ जी भी जा रहे हैं आज बदनावर। कांग्रेस के नेताओं का स्वागत किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा धोखा मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश के वासियों को तिरस्कृत किया गया, मध्य प्रदेश के जनादेश को तिरस्कृत किया गया है। और ये कांग्रेस का कार्यक्रम हर चीज का जवाब लेंगे। कांग्रेस बोल रही है कि चाहे विभाग का वितरण हो, विस्तार का वितरण हो, सब कुछ, लेकिन नजर इसी पर है। आप भी भाई एक कहावत कह रहे थे, मैं उस कहावत की तरफ नहीं जा रहा हूं। गैरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, गैरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, अपने गिरेबा में झांकते तक नहीं। तो ये वो कांग्रेस है जिसने 28 के 28 कैबिनेट मंत्री बना दिए थे पुत्र मोह में। ये हमें संतुलन बताएंगे। बाद बाकी ये बस बात से मैं योगेश जी के सहमत हूं कि देखिए कांग्रेस एक संकल्प है चंदे के धंधे के लिए। कांग्रेस की कोई संघीय व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती क्योंकि संगठनात्मक तो इनकी कहीं से रीढ़ दिखती ही नहीं है। तो आज इनके साथ उपचुनावों में जो टोटा है, इन्हें ना तो कर्मठ कार्यकर्ता मिल रहा है, एक काबिल उम्मीदवार तो मिलेगा ही नहीं, और जनता ने इनका जो 15 माह का शासन देखा है वो कुशासन था, वो भ्रष्टाचार था, वो अत्याचार था, अनाचार था। तो जनता त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस किस मुंह से जनता के बीच जाएगी ये तय हो जाएगा जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ये तय हो चुका है कि वो गद्दार हैं, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। 90 लाख का राजीव गांधी फाउंडेशन से जो उन्होंने चंदा लेकर चीन का आयात शुल्क घटाया, वो देश के साथ, व्यवसाय के साथ गद्दारी थी। तो कांग्रेस आज टूट चुकी है।
देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। आशीष जी, बीजेपी में भी चर्चा बहुत है कल से, जब से सिंधिया ने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा की बात हमने देखा कि शिवराज जी ने भी कही थी। उसके बाद सुबह सुबह दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए कि टाइगर का शिकार करने तो हम माधवराव सिंधिया और हम जाया करते थे। वो बात अलग है कि बाद में इंदिरा जी ने तमाम सारी चीजें बदल दी, इस पर रोक लग गई। तो उनका भी इशारा कुछ इसी तरफ है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता इस देश में सबसे कम है। तो वो तो कैसे भी प्राथमिक बने रहना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं ही एक बार कबूला था कि वो जहां खड़े हो जाते हैं तो वोट कटवा देते हैं। तो अब उनको खबरों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। बाद बाकी अगर इस पूरे सिंधिया जी के बयान को भी देखा जाए तो टाइगर अभी जिंदा है, वो दो लोगों के लिए स्पष्टता कह रहे थे, जिन्होंने प्रयास किया था कि उसको कर्ब करके रखा जाए, उनको बांध के रखा जाए, उनको पनपने ना दिया जाए। वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की जोड़ी है। और जिन्होंने चैलेंज किया था कि सड़क पर उतर जाए, तो आज पूरी की पूरी कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सब सड़क पर है। चलिए योगेश जी, कांग्रेस भले कह रही है कि टाइगर को उसको दूसरे तरीके से ले रही है, और ये भी कांग्रेस कह रही है कि टाइगर अभी ये भी दिखाएगा, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की विभागों के वितरण में भी वही सब नजर आएगा। देखिए, राजनीति में जब किसी को हताशा निराशा आती है तो वो अपने आप को टाइगर कहने लगता है। ये एक मनुष्य की स्वाभाविक मानसिकता है। इससे पहले शिवराज जी ने अपने आप को टाइगर कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी में दो टाइगर हो गए हैं। अब ये तय पहले कर लें कि शिवराज सिंह जी टाइगर हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी टाइगर हैं। अच्छा, टाइगर दोनों पट्टाधारी है, दोनों को गले में पट्टा डला हुआ है, और सर्कस के रिंग मास्टर है वो आरएसएस। अब ये सत्ता का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, ये आरएसएस इसको संचालित करेगी रिंग मास्टर के रूप में, या भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, नरेंद्र मोदी संचालित करेंगे, या शिवराज सिंह जी स्वयं संचालित करेंगे। अभी तो टाइगर किधर जाता है यही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पट्टाधारी टाइगर है, और टाइगर का अस्तित्व जिस तरीके से अभी सामने स्पष्ट होकर आया है, वो निराशाजन्य प्रतिक्रिया है। आप इस प्रतिक्रिया से ये महसूस कर लें कि जब आदमी कमजोर होता है तो अपने आप को टाइगर कहने दे। जो असली टाइगर रहते हैं वो मौन रहते हैं, और मौन उनकी मुखरता रहती है। अभी टाइगर आ रहा है। 24 विधानसभा में चुनाव होने के बाद पता चल जाएगा कि कौन टाइगर है और कौन राजा है। ये सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, भाई आशीष ने प्रश्न किया है चाइना के संदर्भ में, तो मैं बता दूं, शिवराज सिंह चौहान का 2016 का ट्वीट है कि चाइना और हम में बहुत सारी समानता है, और हम भारतीय जनता पार्टी और साम्यवादी व्यवस्था को एक मिलकर चलाएंगे। उस समय शिवराज आशीष जी जवाब दे दीजिए, लेकिन जवाब इस बात का भी देते जाइएगा, समय नहीं है, कि क्या मान लिया जाए, कब तक विभागों का वितरण देखने को मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो अतिशीघ्र आपको पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से दिखेंगी। बहुत जल्दी आपको बंटवारा होगा, और एक संतुलित बंटवारा होगा। जहां तक योगेश जी ने मेरे ख्याल से जवाब न देके स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट है। कांग्रेस का धंधा चंदे का धंधा है। जहां तक इन्होंने बात की शिवराज जी के ट्वीट से कोई एमओयू थोड़ी हो जाता है। अगर हमने कोई एमओयू साइन किया हो, जैसे कांग्रेस ने किया था चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से, कि वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक और व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाएगी, आप बताएं हमारा ऐसा कोई ट्वीट है क्या? क्या किसी तरह का चंदा इस एमओयू को साइन करने पर किसी फाउंडेशन ने लिया, भारतीय जनता पार्टी या संघ की? तो बताएं। तो कांग्रेस स्वयं सवालों के बीच गिर गई है, और ये तय हो चुका है इस इंडिया चाइना फेस ऑफ में कि कांग्रेस का चेहरा देशद्रोही चेहरा है। कांग्रेस जो बयान देती है उससे चाइना प्रोत्साहित होती है और हमारी सेना हतोत्साहित होती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विस्तार जो हुआ है वो सिंधिया का विस्तार हुआ है, बीजेपी का नहीं हुआ। आशीष जी, देखिए, इतिहास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्रिमंडल और नेताओं को अब खेमों में बांटना बंद करना चाहिए। ये कांग्रेस की नीति थी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है, और कौन किसके साथ आया था, कब किसके साथ आया था, ये इतिहास है। यथार्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका मंत्रिमंडल। ठीक है, चलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में विस्तार हुआ है, टीम तैयार हो गई। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर विभाग किसको क्या मिलने जा रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है उसमें ये साफ है कि कुछ जो पुराने मंत्री रहे उनको हो सकता है कि भाई विभाग मिल जाए, लेकिन पैंच यही जाकर फंसेगा, और इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। आज भी बैठक होगी, और संभावना ये जताई जा सकती है कि शुक्रवार यानी आज या कल तक विभागों का वितरण हो जाएगा। पर विभाग का वितरण भी ये बताएगा कि विस्तार किसका हुआ, सिंधिया का या फिर सरकार का। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।